बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2010 का पेपर है, कराची बोर्ड का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। राइट, इस पार्ट 2 के अंदर एमसीक्यूज नंबर 11 से 20 तक जो है ये आपके हम डिस्कस करेंगे। ये जो बनाया जा रहा है ये जो है कि जस्ट टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या। क्योंकि जब हम डिस्कस करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि एक एमसीक्यू पे मैं जो है आपको बताऊं, कुछ और अल्फाज में बताऊं, और दूसरी एमसीक्यूज़ के अंदर मैं आपको जो है किसी और अल्फाज में बताऊं, तो अल्फाज का चुनाव भी जो है ना मुख्तलिफ हो जाता है। तो इसको जो है हमें इस वजह से जो है ये हम मुसलसल जो है डिस्कस करेंगे। और अभी तो 2009 और 2010 इंशाल्लाह, एंड देन सो ऑन, आई थिंक 2022 तक। 11वां है एक्रूड इनकम जो है वो क्या होती है। एक्रूड का लफ्ज़ जो है वो पेबल में भी आता है और रिसीवेबल में भी आता है। जब इनकम होगी एक्रूड तो रिसीवेबल होगी, और जब एक्सपेंस होगा एक्रूड तो वो पेबल होगा। ये हमने फ़र्क याद रखना है। तो एक्रूड इनकम क्या होती है। एक्रूड, अब इस फार्मूले को हमने देख लिया, इसके लिए एडजस्टमेंट का मेरा पूरे लेक्चर देख लीजिए आप। इनकम पेबल हो नहीं सकती, अनअर्न्ड इनकम ये भी नहीं हो सकती। अनअर्न्ड का मतलब है कि पैसा मिल गया है आपको, एक्सपेंस नहीं। तो क्योंकि यहाँ पे इनकम है, यहाँ एक्सपेंस है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, यह रेवेन्यू है। तो इनकम रिसीवेबल जो है इज़ द करेक्ट आंसर। कि एक्रूड इनकम का मतलब है इनकम रिसीवेबल हो गई है, एक्रूड हो गई है, मिली नहीं है। राइट, अच्छा जी। नंबर 12, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज पार्ट ऑफ। हमने बहुत सारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाई हैं, सही है। आंख बंद करके आप कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। इसमें इक्विटीज़ नहीं है, पार्ट ऑफ इक्विटीज़ का नहीं है, बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स का मतलब यह है कि अर्निंग का वो हिस्सा जो आपने कैपिटल के अंदर ऐड नहीं किया, सही है। मतलब हम देखते हैं ना, हमने कहा है, हम इससे से देखते हुए आ रहे हैं कि बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो कैपिटल के अंदर तो आपने ट्रांसफ़र करना ही करना है, लेकिन प्रॉफिट का हो सकता है कि अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया है, आपने 75,000 रुपये आप कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और 25,000 रुपये जो है आपने ट्रांसफ़र टू रिटेन अर्निंग, यानी कि वो अर्निंग जो कि रोक ली गई हैं। क्यों? इन फ्यूचर कोई एक्सपेंस आपने करना है, कोई आपने प्लांट ख़रीदना है, मशीनरी ख़रीदनी है, सही है, कोई बिल्डिंग ख़रीदनी है, लाइक दिस, उसके लिए जो है अर्निंग को हम रोक लेते हैं और उसको ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल के अंदर, नहीं ट्रांसफ़र करते, बल्कि उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं रिटेन अर्निंग के खाने में, और ये बैलेंस शीट में होती है और कैपिटल के ऊपर जो है ना लिखी जाती है, लायबिलिटी के नीचे, कैपिटल के ऊपर रिटेन अर्निंग। ओके, तो ये भी नहीं है। और इनकम स्टेटमेंट का ये पार्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 13, कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। कैश विड्रॉन फॉर ज़ाती इस्तेमाल के लिए प्रोप्राइटर ने जो है कैश विड्रॉ किया है। ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश विड्रॉ करे, गुड्स विड्रॉ करे, कोई एसेट जो है लेके चला आए प्रोप्राइटर अपने इस्तेमाल के लिए, दिस आर ऑल नोन एज ड्राइंग। गिफ्ट नो, गिफ्ट भी अगर गिफ्ट भी तो ज़ाती होता है ना, कंपनी तो गिफ्ट अमूमन नहीं देती है, सही है। हो सकता है कंपनी जो है ना गिफ्ट आइटम्स होते हैं, यानी कि बड़ी कंपनियां देती हैं, हमारी कंपनी भी जो है गिफ्ट आइटम देती थी, तो वो एक्सपेंस होता है गिफ्ट,
ठीक है, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में गिफ्ट यानी कि आइटम्स में सेलिंग एक्सपेंस के अंदर हम उसको गिफ्ट आइटम्स में लेके आते हैं, सही है, वो एक्सपेंस होता है। और बाकी गिफ्ट तो कंपनी को जो है ना इस तरह से कोई दिया नहीं जाता, लेकिन अगर कोई गिफ्ट दे दे तो वो इनकम होती है, सही है, गिफ्ट इनकम होती है। और इन्वेस्टमेंट नो, क्योंकि विड्रॉ है। इन्वेस्टमेंट तो यानी कि पैसे आप डालने को, अपने पास से कंपनी में पैसे डालने को आप कहते हैं इन्वेस्टमेंट, और कंपनी से पैसे निकालने को आप कहते हैं ड्राइंग। तो हमने हर चीज़ को डिस्कस कर लिया। नंबर 14, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड वाइल डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। जब भी आप बैंक में जाते हैं, ये तो बहुत अब वो चीज़ हो गई है, जब भी आप बैंक में जाते हैं और आपको जो है कोई चेक जमा कराना होता है अपने अकाउंट में, या कैश जमा कराना होता है अपने ही अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराएंगे, या इवन किसी और के अकाउंट में भी, अब तो होता है ना ऑनलाइन पेमेंट करने, अगर किसी और के अकाउंट में भी आपने जमा कराने हैं, कैश जमा कराना है या चेक जमा कराना है, तो सबसे पहले आप बैंक में जैसे ही दाखिल होंगे आप आवाज़ देते हैं, भाई पेइंग स्लिप कहाँ रखी है। ठीक है, पेइंग स्लिप का मतलब ये होता है कि आप, वो एक स्लिप होती है, सही है। अब मेजॉरिटी सबको मालूम है ये वो स्लिप होती है, यानी कि ये वो एविडेंस होता है, इस स्लिप के ऊपर आप अमाउंट लिख के बैंक को जो है ना देते हैं, और बैंक आपको स्टैम्प करके स्लिप जो है ना वापस कर देता है, और आपके पास ये एविडेंस होता है कि आपने अपने अकाउंट में या किसी दूसरी पार्टी के अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं। ठीक है, तो ये पेइंग स्लिप होती है, पेइंग स्लिप कहलाती है। जनरल लेजर नहीं है, कैश बुक नहीं है, चेक बुक नहीं है, सही है, जो नहीं है हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्रेडिट नोट इश्यूड इज इंटर्ड, क्रेडिट नोट दिया है। क्रेडिट नोट का मतलब यह है कि आप अपने जो है, जो भी पार्टी वगैरह का अकाउंट है उसको कम कर रहे हैं, सही है। क्या सेल्स जर्नल में हम इंटर करते हैं? नहीं, सेल्स जर्नल में तो क्रेडिट सेल्स हम इंटर करते हैं, जितनी क्रेडिट सेल होती है वो सेल्स जर्नल में जाती है। क्या परचेज जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं? नो, परचेज जर्नल में जितनी क्रेडिट परचेजेज होती हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस में हम रिकॉर्ड करते हैं? यस, हम सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस में रिकॉर्ड करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्रेडिट नोट का इससे क्या ताल्लुक? क्रेडिट नोट का इससे बहुत बड़ा ताल्लुक है कि आप रिटर्न जब सेल करते हैं तो आप एंट्री बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल और सेल्स को आप क्रेडिट देते हैं। ठीक है, अब कस्टमर ने आपको जो है वापस कर दिया, इस कस्टमर ने, सही है, कहा कि ये 5,000 की जो है ना आप गुड्स जो है डिफेक्टिव हैं और ये मैं वापस आपको कर रहा हूँ। आपने जो है आप बनाते हैं, आप ये वाला जो है जर्नल आप अपने पास बनाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा होती हैं तो आप ये अपने पास बनाते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि इस एंट्री को रिकॉर्ड, या तो आप जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड कर लें कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट दे दिया। ठीक है, ये एक आम एंट्री है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन सेल्स जर्नल के अंदर जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आपकी हो रही होती हैं, ठीक है, सेल्स जर्नल के थ्रू, तो फिर आप जो है बनाते हैं कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस को आप देते हैं डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट। ये एंट्री आप कहाँ पास करते हैं? सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस में। उनके कॉलम में होता है कि फला पार्टी को जो है ना आपने क्रेडिट दे दिया, तो मतलब क्रेडिट नोट जो है आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इंटर करते हैं इसके अंदर कि इस पार्टी के अकाउंट को मैंने क्रेडिट दे दिया, इसका पार्टी के अकाउंट का जो है ना बैलेंस वो कम हो गया। परचेज रिटर्न, ये तो जब आप रिटर्न मतलब आपने गुड्स वापस कर दी सप्लायर को, तो सप्लायर जो है ना फिर वो एक्ट करता है उस पर अकॉर्डिंगली। इसका ताल्लुक नहीं है, ये चीज़ है।
अच्छा जी, परचेस। अब आते हैं हम दूसरे सवाल के दूसरे सेक्शन में, नंबर 16। क्या टाइम हो गया? 10। चलो। द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये 4 जुमले हैं, उनमें कौन सा बेस्ट जो है डिस्क्राइब कर रहा है ट्रायल बैलेंस को? क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस बैलेंस शीट डिस्क्राइब करती है? नो। स्पेशल अकाउंट, ये तो कोई है ही नहीं। ऑल एंट्रीज इन जर्नल, जर्नल का ताल्लुक ट्रायल बैलेंस से नहीं है। लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस जो है लिस्ट ऑफ आपका बैलेंसेस है इन लेजर अकाउंट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, चलिए अब हम आते हैं नंबर 17 के ऊपर। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट, सही नहीं है। क्या एसेट में से लायबिलिटी निकालते हैं तो क्या कैपिटल होती है? देखते हैं अभी। एसेट में से कैपिटल निकालते हैं तो क्या लायबिलिटी होती है? एसेट बराबर होता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, और एसेट प्लस लायबिलिटी बराबर होती है कैपिटल के। ये तमाम की तमाम जो डेफिनेशन है, ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इससे मुताल्लिक़ है। अब मैथमेटिक्स के स्कूल को अगर हम देखें तो इसमें से एसेट में से लायबिलिटी क्या कैपिटल के बराबर होती है? हम जो लायबिलिटी है, पहले लायबिलिटी लिखते हैं, असल में यहाँ यूँ लिख देता हूँ मैं, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी यहाँ पे प्लस साइन है, अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ एसेट में से लायबिलिटी निकला तो क्या बच गया? कैपिटल। ट्रू है? कोई मसला नहीं जी, ये भी ट्रू है। ओके। क्या एसेट में से कैपिटल निकालते हैं तो क्या लायबिलिटी बचती है? यहाँ से ये देखते हैं, एसेट में से कैपिटल, सी को इधर लेके गए, इक्वल टू से बराबर हो गया लायबिलिटी, लायबिलिटी को लेके नहीं गए इक्वल टू के, तो कैपिटल में से एसेट में से कैपिटल निकला तो लायबिलिटी निकला, बिल्कुल ट्रू हो गया इक्वेशन। और ये इक्वेशन तो है ही है ट्रू, तो इसमें से ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये सारी ट्रू है। सही है। हमें ये पता होनी चाहिए कि एक्चुअली नंबर 1 कौन सी थी? ये नंबर 1 थी, एसेट बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। फिर उसको जो है ना लायबिलिटी को इधर ले गए, इक्वल टू साइन के लेफ्ट साइड पे ले गए तो वो माइनस हो गई, और कैपिटल को लेके नहीं गए तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो कैपिटल आएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि हम किसको कैपिटल लायबिलिटी, हाँ, फिर हम कैपिटल को इक्वल टू साइन से लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेके गए तो एसेट में से माइनस हुआ कैपिटल, और लायबिलिटी को हमने इक्वल साइन के राइट हैंड साइड पे ही लिखा, तो एसेट माइनस में से हम कैपिटल निकालते हैं तो लायबिलिटी बचती है। दीज आर ऑल ट्रू। एसेट में प्लस करोगे तो कैपिटल होता है? नो, इसके हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। अच्छा जी, और यही पूछ रहा था इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी है? नंबर 4 18 है, इट इज़ नॉट एन एसेट। 18 ये कह रहा है कि ये एसेट नहीं है। कैश बिल्कुल एसेट है, करंट एसेट है। नोट्स रिसीवेबल बिल्कुल एसेट है। नोट्स रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल, पहले कैश, पहले क्रेडिट सेल होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट दे देते हैं, उसके बाद लिखत पढ़त होती है, सही है, डॉक्यूमेंट साइन वगैरह होते हैं, और फिर नो अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट हो जाता है नोट्स रिसीवेबल में या बिल्स रिसीवेबल में, राइट। तो नोट्स रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल जो है डेबिट हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। ये एक हायरार्की चलती है, तो ये भी
करंट एसेट का हिस्सा है, बैलेंस शीट बनाई है हमने, देख लिया। अनअर्न रेंट, अनअर्न का मतलब यह है कि आपको रेंट एडवांस में मिल गया है। अब आपको क्या करना है, आपने अपने जो टेनेंट है उसको अलाउ करना है कि उसने जितना एडवांस रेंट दिया है कि वो वहाँ पे उस जगह को, प्रेमिसेस को इस्तेमाल करे, यूटिलाइज करे। मतलब आपने सर्विस देनी है, राइट। तो ये इट बिकम योर लायबिलिटी, ये एसेट नहीं है। अनअर्न रेंट इज़ योर लायबिलिटी, बिल्डिंग ऑफ कोर्स इज़ एन एसेट। और हमें यही बताना था, इज़ नॉट, इट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। अब यहाँ पे है कि इट इज़ कॉल्ड, कि ये लायबिलिटी, इसमें से कौन सी लायबिलिटी है ये बतानी है। मशीनरी एसेट, नोट्स पेएबल ये लायबिलिटी है। सेल्स रेवेन्यू, अकाउंट रिसीवेबल एसेट। नोट्स पेएबल जो है कब रिकॉर्ड किया जाता है, जब आप क्रेडिट के ऊपर परचेजेस करते हैं, तो परचेजेस को डेबिट किया और अकाउंट पेएबल को आपने क्रेडिट किया, फिर वही डॉक्यूमेंटेशन होती है और वो जो अकाउंट पेएबल होता है, सही है, उसको डेबिट कर दिया जाता है, सही है, डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, सही है, रजिस्टर बाकायदा होता है नोटरी पब्लिक वगैरह से। तो उसके बाद अकाउंट्स पेएबल को डेबिट कर देते हैं और अकाउंट्स पेएबल की जगह पे अकाउंट कौन सा खुलता है, नोट्स पेएबल का। डायरेक्ट नोट्स पेएबल का अकाउंट नहीं खुलता है, ये याद रखिएगा। इट्स वाया अकाउंट्स पेएबल। अच्छा जी, तो इट इज़ योर लायबिलिटी। दिस इज़ द सेट ऑफ करंट एसेट, यानी कि ये दो अकाउंट हैं, ठीक है, कैश एंड प्लस करो इसको, सब में प्लस है। तो यानी कि ये चार सेट दिए हुए हैं और इसको ये हमें ये बताना है कि वो कौन सा सेट है जो कि करंट एसेट का है। देखें, इसमें हो सकता है कि सारे के सारे एसेट ही हों, लेकिन हमें ये बताना है कि वो सेट कौन सा है। वो दो अकाउंट या तीन अकाउंट एक साथ जो लिखे गए हैं, आपको बताए गए हैं, उनमें करंट दोनों जो है ना, करंट एसेट कौन से हैं, ये एक नहीं दोनों। क्या कैश ऑफ बिल्डिंग? नो, ये करंट है, ये नॉन करंट है, ठीक है। कैश ये करंट, ये एसेट है, करंट एसेट है, ये करंट एसेट लिख दो, नॉन करंट एसेट है। कैश करंट एसेट है, ये लायबिलिटी है, ठीक है। ये कैश क्या है, ये करंट एसेट है, और बैंक ये भी करंट एसेट है। कैश करंट एसेट है और फर्नीचर नॉन करंट एसेट है। अब इसमें ये आपको देखिए, जब आपने इसको लिख लिया आपको ये पता चल गया ये भी नहीं है, सही है। यानी कि दोनों ये जो सेट है, इस सेट के अंदर पहला सेट नहीं है क्योंकि एक करंट है एक नॉन करंट है। दूसरे सेट में आते हैं, दूसरे सेट में एक करंट है एक लायबिलिटी है, ये भी नहीं है, हैं? अच्छा जी, ये है ना, तो लायबिलिटी है तो बिल्कुल ही नहीं है। तीसरे सेट में आते हैं, ये कैश है करंट एसेट, बैंक है करंट एसेट, ठीक है। तो ये वाला जो है इज़ योर करेक्ट आंसर। चौथे में जब जाते हैं तो ये करंट एसेट है, ये नॉन करंट एसेट है, तो ये भी सेट नहीं है करंट एसेट का। तो यहाँ पे जो है हमने तमाम चीज़ें देख ली और देखने के बाद जो है हमारा ये वाला जो है मुकम्मल हुआ। 2010 का था, 2010 का जो है जो पार्ट 2 था वो हमने MCQs मुकम्मल कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम 2022 तक पूरा करेंगे और जहाँ से कोई चीज़ मिलेगी तो उसको भी कर लेंगे, इट डज़न्ट मैटर। और इसके साथ साथ जो है मैंने ये भी सोचा है कि मैं करूँ कि अरे भाई वो पता नहीं यहाँ तक तो तुम लोग पहुँचोगे ही नहीं, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। फिर बाद में ये इसके साथ जो है हम करेक्शन ऑफ एरर्स भी जो है ना, क्योंकि डिस्कशन में जितना आपको जो है फ़ायदा होता है,
सवालात में तो होता है, ज़ाहिर है। अभी आपने इतने सवालात किए हैं, इतने मतलब 100 से ज़्यादा लेक्चर्स में सवालात आपने किए हैं, तो फ़ायदा तो यकीनन डेफिनेटली हुआ है। आपकी ग्रोथ तो बढ़ी है, सही है, ग्रोथ तो हुई है। लेकिन ये जो है उसी लेक्चर्स की बुनियाद पर फिर जो है आई डिसाइडेड कि पहले मैं ये करूँ, सही। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।